आज ये समझने का भी दिन है कि इस तरह की रेटिंग्स की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका किस तरह इस्तेमाल होता है। कुछ पॉइंट्स में से समझिए। पहली बात, फ्रीडम हाउस की रेटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका के मीडिया संस्थान और वहां के सांसद करते हैं, और ऐसा करके उन देशों की छवि खराब की जाती है जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती, और ये सारे लोग मिलकर अपनी दुकान चलाते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की सरकार इन रेटिंग्स के तहत यह तय करती है कि दुनिया के किन देशों को वो कितनी आर्थिक सहायता देगी, यानी ये एक पूरा पैसे को मैनेज करने का उसकी एक व्यवस्था है। जो देश इस सूची में सबसे ऊपर होते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, जो इसमें नीचे होते हैं उन्हें या तो कम पैसा मिलता है या आर्थिक सहायता रोक दी जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका की सरकार ने 2004 से 2016 के बीच 12 साल में 10 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए दुनिया के अलग अलग देशों को दिए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा फंडिंग उन देशों को मिली जिनकी रेटिंग अच्छी थी। इसलिए आपको यह कहते हैं, जैसे हमारे देश में कहते हैं कि जिन न्यूज चैनल्स की टीआरपी अच्छी होगी पैसा भी वहीं आएगा, विज्ञापन भी वहीं आएगा, और यह सब कुछ मिलकर एक व्यवस्था बन जाती है। और उसके बाद चैनल किसी भी तरीके से कुछ भी करके इस टीआरपी को हासिल करना चाहते हैं, कभी खरीदने की कोशिश करते हैं तो कभी आपको सस्ता कंटेंट दिखाकर टीआरपी अर्जित करने की कोशिश करते हैं, और फिर इस टीआरपी को बाजार में बेचा जाता है और उससे विज्ञापन आते हैं, और इस तरीके से टीआरपी ही कमाई का साधन बन जाती है। आप यह समझ लीजिए कि यह भी देशों की टीआरपी है, और इससे तय होता है कि अमेरिका किस देश को कितना पैसा देगा। वर्ल्ड बैंक इस रेटिंग के आधार पर वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स नाम की एक सूची तैयार करता है, और इस सूची का आधार फ्रीडम हाउस की यही रेटिंग्स होती हैं। यानी वर्ल्ड बैंक से किन देशों को कितने मदद मिलेगी यह भी इस रिपोर्ट पर काफी हद तक आधारित होता है। और चौथी बात यह कि इस तरह की रेटिंग एजेंसी का इस्तेमाल अमेरिका अपनी विदेश नीति को साधने के लिए भी करता है। यानी जिस देश से उसका टकराव होता है उन देशों की रेटिंग कम करवा दी जाती है, और जो देश इसका समर्थन करते हैं उनकी रेटिंग ऊपर कर दी जाती है। इसका जिक्र ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एक रिसर्च में किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ष 1972 से लेकर 2010 तक जारी की गई फ्रीडम हाउस की रेटिंग्स का अध्ययन किया, और इस अध्ययन में यह पाया कि अमेरिका की जिन देशों के साथ वैचारिक दोस्ती है उन्हें अच्छी रेटिंग दी जाती है, और जिनका लोकतंत्र अलग है या संवैधानिक मूल्य अलग हैं उन्हें कम रेटिंग दी जाती है। और इसी में तब यह भी पता चला कि अमेरिका जिन देशों के साथ अपनी विदेश नीति को लेकर संतुलन नहीं बैठा पाता उन देशों को ऐसी रेटिंग में कभी ऊपर स्थान नहीं दिया जाता। फ्रीडम हाउस नाम के इस एनजीओ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। उस समय इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह बताना था कि अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका की यह बहुत पुरानी चाल है, और अमेरिका ने बहुत पहले से ही अपने आप को दुनिया का ठेकेदार बना लिया था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद यह एनजीओ बंद नहीं हुआ, और शीत युद्ध के समय इसने दूसरे देशों में अमेरिका की छवि सुधारने का काम किया, अमेरिका की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम किया। और यह वही समय था जब अमेरिका को लोकतंत्र का चैंपियन घोषित कर दिया गया, और तब से अमेरिका ही लोकतंत्र का चैंपियन बना हुआ है। समझने वाली बात यह है कि इस एनजीओ को बनाने वाली महिला एलेनोर रूजवेल्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे। इस एनजीओ को इसलिए बनाया गया ताकि यह अमेरिका के हितों के लिए काम कर सके, यानी एक पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी ने इस एनजीओ को बनाया है। हालांकि स्थापना के 31 वर्षों के बाद 1972 में इसने दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र की रेटिंग देनी शुरू की, और जब 1980 के दशक में अमेरिका की सरकार ने डेमोक्रेसी असिस्टेंस नाम से एक फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया, तो फ्रीडम हाउस इस कार्यक्रम के तहत फंडिंग हासिल करने वाले उन एनजीओज में से एक बन गया। इसके बाद स्थितियां बदली, और जिस संस्था को वर्ष 1984 तक अमेरिका की सरकार से एक पैसा नहीं मिलता था, उसे 2020 आते आते सरकार से 80% फंडिंग मिलने लगी। यानी आज इसे सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका की सरकार से ही मिलता है। इसलिए इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि यह अमेरिका की सरकार के बारे में कुछ भी लिख सके। 2006 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम हाउस को ईरान में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए भी अमेरिका की सरकार से फंडिंग मिली थी। यही नहीं,
फ्रीडम हाउस में काम कर चुके कई लोगों को अमेरिका की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी नौकरी मिल चुकी है। जैसे इसके पूर्व अध्यक्ष डेविड कार्मर को अमेरिका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। इसके अलावा मैक्स कॉम्प्लेमेन, जो एक समय फ्रीडम हाउस के बोर्ड मेंबर थे, उन्हें भी अमेरिकी राजदूत बनाया गया और फ्रीडम हाउस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेनिफर विंडसर को बाद में यूएस एड में महत्वपूर्ण पद पर नौकरी दी गई।